रात के अंधेरे में खो गया नाइट कर्फ्यू। अंधेरे में रही साइडलाइन कोरोना की गाइडलाइन। पाबंदी थी किसी को नहीं पता, किसकी थी ये खता। निकल गया सांप पीटो न लकीर, सुधर जाओ वायरस पर कसो जंजीर। न सिर्फ नाइट, 24 घंटे फाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कोरोना है कि मानता नहीं, पहले एक लहर फिर दूसरी और अब लग रहा है तीसरी भी दूर नहीं। जनता है कि सुधरती नहीं, पहली दो लहरों में भी हम कई अपनों को खो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सुधरे नहीं हैं, लापरवाह बने हुए हैं और सिस्टम है कि समय पर जागता नहीं। दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की भयानकता और ओमिक्रॉन की तबाही भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कोरोना सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, वैश्विक है और हमारे लिए पूरे देश की समस्या है। और इसीलिए किसी तरह की सख्ती पूरे देश में लागू होती तो अच्छा होता, लेकिन जहां एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम अभी नाइट कर्फ्यू तक ही पहुंचे हैं। देश के बाकी कई राज्यों की तरह ही राजस्थान ने भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, लेकिन इसका भी पालन क्या हम सही तरीके से करवा पा रहे हैं या हमारे लिए यह महज एक खाना पूर्ति है? दूसरा यह भी कि दिन में कहीं रैली हो रही है और रात में कर्फ्यू लगाने की हम बात करके कोरोना को कितना रोक पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि अब की बार हमारे सामने कोरोना भी है और ओमिक्रॉन भी है। ऐसे में क्या हम इस डबल अटैक से डबल अलर्ट पर हैं? तो चलिए इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ आपका करवा दूं। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और साथ ही साथ अवधेश आकोदिया हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत और बिना किसी औपचारिकता के सीधे सवाल जवाब पर चलते हैं। सबसे पहले आर तिवारी साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे कि आखिरकार नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, नई गाइडलाइन की घोषणा कर दी गई है, क्या ये कोरोना को रोकने के लिए काफी है? कैसे रोक पाएंगे क्या हम इसके आधार पर कोरोना को? हेमंत भाई, राजस्थान की सरकार ने पहली और दूसरी कोरोना की लहर में काम करके बताया है, ये तो पूरा देश और दुनिया जानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक को उनके कार्य के लिए बधाई दी है, ये राखी राठौड़ जी भी जानती है जी। और देश और दुनिया में जो कोरोना का ओमिक्रॉन नाम से जो नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में दुनिया के देश के जो चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि ये माइल्ड है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देश में हमको इससे बचना है, तो राजस्थान सरकार ने भी कर्फ्यू का जो ऐलान कल तो औपचारिक मीटिंग में किया मुख्यमंत्री जी ने। वैसे 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू था, लेकिन उसकी पालना में हमने ढिलाई दे रखी थी। जब राजस्थान की राजधानी में ओमिक्रॉन के और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो समय के ऊपर चिकित्सा विशेषज्ञों से, साथियों से बात करके राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी ने जो नई गाइडलाइन शुरू की है, उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं हेमंत भाई, हमारे समाज के हर तबके का इसमें जिम्मेदारी है, केवल किसी शासनारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। अगर कहीं कोई बीजेपी की सरकार है, अगर कहीं कोई टीएमसी की सरकार है, सरकार के भरोसे ये बीमारियां रुक नहीं पाती है।
जब तक आदमी अपने आप में अनुशासन नहीं तिवारी साहब, रखेगा, लगता है पूरा आज आप दोनों पार्टियों के बचाव का रास्ता लेकर के आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने पानी में और सामने वाली पार्टी कितने पानी में है, क्योंकि दोनों एक ही धरातल पर जब खड़े होते हैं ना, तो दोनों को बचाने का तरीका भी साथ में मिलकर के लड़ना होता है। आपने कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादा घातक नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जो तीसरी लहर इतनी खतरनाक होगी कि हमारे हेल्थ सिस्टम को तबाह कर देगी। हाँ, ये बात सही है। आज मैंने भी देखा है कि वो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही आने वाली है, और ये सारे चिकित्सा और ये आ गई है मुंबई में धारा 144 लगानी पड़ी है। पहले क्यों नहीं सोचा जाते, ये बड़ा सवाल है। राखी जी जी हेमंत जी, जिस तरह से राजस्थान के अंदर जिस तरह की जो केसेस बढ़ रहे हैं, और अभी तिवारी जी कह रहे थे कि पहली वेव और सेकंड वेव की, और मुझे लगता है कि नए साल की शुरुआत हम लोग परसों से करने जा रहे हैं, और उस पॉजिटिविटी के साथ में हम लोग शुरुआत करें। चाहे ये रहे कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे थे, लेकिन वेंटिलेटर्स जो है वो किराए पर देना प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जिस तरह से वैक्सीन का यहाँ पर वेस्टेज हुआ, इन सभी बातों को छोड़ करके सर, इन्हीं सभी, मैं ये कह रही हूँ, इन्हीं सभी बातों को छोड़ के तिवारी जी जब आप बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोली थी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद मैं वापस आपके पास जब आऊं तो आप अपनी बात रखेंगे। जी, ये व्यवस्था रहेगी। मैं यही कह रही हूं कि नई शुरुआत हमें करनी चाहिए। जो पुरानी भूलें थी, अगर उनको नहीं मानेंगे तिवारी जी, तो मुझे लगता है आगे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जिस तरह की गलतियां हम लोगों ने की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, वैसी गलतियां आप दोहराना नहीं चाहिए। नाइट कर्फ्यू की अभी आप बात कर रहे थे तिवारी जी, लेकिन नाइट कर्फ्यू जो है, आप देखिए कि इन्होंने आदेश वापस ही नहीं लिया था। कोई आदेश दिया, उसकी पालना कराना जिम्मेदारी बनती है सरकार की, और अगर जरूरत नहीं थी तो उस आदेश को वापस लेना था। एक मजाक बन गया। जनता के बीच में यह चर्चा का विषय है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी तक रिवोक इन्होंने किया ही नहीं था। तब से लेकर के जो सेकंड वेव से लेकर के अब तक नाइट कर्फ्यू चल रहा था, तो क्या मतलब ये कोई मजाक है? आपको जब लगा कि जरूरत नहीं है तो उसको वापस लेना चाहिए। मैं आऊंगा उस पर कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना कैसे रुकता है, या पॉलिटिकल पार्टियों को ही पता है। लेकिन अवधेश जी, एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर आ जाऊं, थोड़ी तसल्ली रखिए तिवारी साहब, थोड़ा तसल्ली रखिए। मैं आता हूं आपके पास, वो आप वाले सवाल को लेकर के आऊंगा। हेमंत जी, अगर बीच में बोलने से काम होएगा तो ऐसे कर लीजिए डिबेट को। आप देखिए हेमंत जी, एक व्यवस्था देना पड़ेगा। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप भी शांत रहिए ना थोड़ा। तिवारी साहब जिम्मेदारी अपने आप को समझिए। तिवारी साहब सुन लीजिए, शांत होइए। आपको अगर मेरी आवाज सुनाई देती है तो आप सुनिए। अवधेश जी, दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि हम अभी जो व्यवस्था चला रहे हैं वो ठीक है। आपको लगता है कि इस आधार पर हम कोरोना को रोक लेंगे, और पीछे भी हमने रोक लिया था जो दावे सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं? हेमंत जी, कोरोना नाम की महामारी ने पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली है। राजनीतिक दल जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है तो उसकी खामियों का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, ये ट्रेंड हमारे यहाँ वर्षों से है, और कोरोना भी इसको बदल नहीं पाया है। जहां कांग्रेस की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाती है, जहां भाजपा की सरकार है वहां वो मौन रहते हैं, क्योंकि वो वहां पर भी वही है, सेंटर में भी वही है। लेकिन असलियत ये है कि जब सेकंड वेव आई थी उससे पहले विशेषज्ञों ने चेताया था कि आपको तैयारी करनी चाहिए, उसको हमने दरकिनार किया। वो किसी पार्टी विशेष की सरकार ने नहीं किया, सभी पार्टियों की सरकार ने उसको दरकिनार किया, उस राय को। तीसरी लहर के समय भी यही हो रहा है। जब सेकेंड वेव आई थी उससे पहले भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, हमने देखा था कि जिस समय सरकारों को तैयारी करनी चाहिए थी तो नेता रैलियां करने में व्यस्त थे। अब जब थर्ड वेव की बात हो रही है उस समय भी हमको आज भी यही हो रहा है। अब आप देखिए, चुनाव आयोग गया था उत्तर प्रदेश, वहां पर सबने कहा है कि हमको समय पर चुनाव चाहिए। हाँ, तो ऐसा लगता है किसी ने नहीं कहा अकोदिया जी, ये बात किसी ने नहीं की कि कोरोना इस तेज गति के साथ फैल रहा है, हमें एहतियात बरतने चाहिए, रैलियों पर रोक लगानी चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। सबने ये कहा कि समय पर चुनाव होना चाहिए, कोरोना गाइडलाइन की पालना से होना चाहिए। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल यही कहा। इससे यह साफ जाहिर है कि जो राजनीतिक दल है उनकी प्राथमिकता
आम जनता की सेहत नहीं है, उनका स्वास्थ्य नहीं है, कोरोना का खतरा उनके लिए बड़ी चिंता की बात नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है तो चुनाव है। उस चुनाव में कैसे जीता जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने चुनावों के हिसाब से अपनी रणनीति बना रखी है। यदि उसमें डिले होता है जी तो उनकी रणनीति गड़बड़ जाएगी। तो वो नहीं चाहते कि उनको अपने नए सिरे से रणनीति बनानी पड़े। भले ही आम लोग, जैसे सेकेंड वेव में हमने देखा था किस तरह का अफरा तफरी का माहौल था, लोग किस तरह से एक एक चीज के लिए तरस रहे थे, कैसी व्यवस्थाएं थी, सब हमने सबने देखी हैं। वो भले ही आ जाएंगी तो फिर क्या होगा, वही आपकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उससे आप पल्ला झाड़ लेंगे। राज्य केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, केंद्र राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ेगा। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आकोदिया जी, मैं आता हूं आपके पास और तिवारी साहब इसका जवाब दीजिए, ये कब तक चलता रहेगा? आकोदिया जी कह रहे हैं कि अगर केंद्र के ऊपर आता है तो वो कह देते हैं राज्य के ऊपर आता है तो वो कह देते हैं केंद्र। कब तक चलेगा ये? हेमंत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने केंद्र से चुनाव आयोग से सीधी अपील की है जी कि आप इसको लेकिन आपकी पार्टी ने तो तिवारी साहब नहीं की ना। आपकी पार्टी ने तो ये नहीं कहा ना। आपकी पार्टी ने तो चुनाव आयोग को ये कहा है कि समय पर चुनाव करवाइए, कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से करवाइए। तो कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बात कही है कि टाइम से कराइए। तिवारी अरे जी, आप मैं कहां की बात कर रहे हैं सर? सवाल है, देश के प्रधानमंत्री अगर कोई फैसला करते हैं तो देश के तमाम राजनीतिक दल उसको मानेंगे। राखी, अच्छा, सवाल है देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री फैसला जहां पर नहीं करेंगे और जहां पर आप फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं, तिवारी साहब आज राजस्थान की जनता को जरा समझा दीजिए कि ये नाइट कर्फ्यू से कोरोना कैसे खत्म होता है, कैसे रुकता है? क्या रात को कोरोना एक्टिव हो जाता है? ये कि लोगों में थोड़ी दहशत रहे, लोग बाग समय पर तो रात को सोते समय दहशत डालनी होती है, दिन में कोई दहशत की जरूरत नहीं होती है। आराम से रैली करो, आराम से सभाएं करो, है ना? हमने कभी परेशान नहीं किया, लेकिन जब राज्य के देश के अन्य राज्यों ने ऐसा किया तो हमने भी उसको फैसले को माना। लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पर फैसला नहीं ले सकते, बाकी राज्य जैसा करेंगे वैसा यहाँ पर भी आप पालन करेंगे। बिना डबल डोज वाला नहीं जा पाएगा। तिवारी साहब पहले ये तो बताइए, तिवारी साहब पहले ये तो बताइए कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना रुकता कैसे है? ये बात आप राखी से पूछो। मैं आपसे क्यों नहीं पूछ सकता? उनसे तो पूछूंगा ही पूछूंगा। तिवारी साहब आपसे भी जानना चाहता हूं, आप भी बताइए। आज राजस्थान की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, उत्तर बोलिए। प्रदेश में भी लगा हुआ है। ये तो राखी राठौड़ बताएगी। राजस्थान में तो आपकी सरकार है ना तिवारी साहब, राजस्थान की जनता तो आपसे जानना चाहती है करके वो रैलियां करते। ये लॉजिक क्या है उसके पीछे? आपने रैली नहीं की राजस्थान में, तो हम मना कहां कर रहे हैं? मैं अच्छा, आप मना नहीं कर रहे तो आप ये कह रहे हैं कि हमने गलत किया है। निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, वो जो फैसला करेंगे तमाम राज्य उनको फॉलो करेंगे। हम कहां मना करते हैं? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस पर केंद्र को फैसला करना चाहिए। राखी जी आप बताइए, बीजेपी शासित राज्यों में भी कई जगह नाइट कर्फ्यू है, दिन में रैली, रात को नाइट कर्फ्यू। क्या कोरोना को रात को आप उठा देते हैं, एक्टिव कर देते हैं और दिन में सुला देते हैं उसको? इस तरह की कोई दवाई है क्या आपके पास? जैसे जी हेमंत जी, जैसे जैसे खतरा बढ़ता है उस तरह से फेज बाय फेज एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो हर सरकारें लगाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर राज्यों को ये स्वतंत्र कर रखा है कि उनके राज्य में जो स्थिति हो उस हिसाब से वहां पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस की बात नहीं करूंगी हेमंत जी। सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो करने से हम कोरोना की तीसरी वेव से नहीं बच सकते। एक विपक्ष के तौर पर हमारी भागीदारी, चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो, सरकार के साथ रही है। तिवारी जी बैठे हैं पास में, कभी भी इन्होंने कोई गाइडलाइन दी हो और हमने फॉलो नहीं की हो, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया हो तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आज देश में स्थितियां ये है राखी जी, मुंबई में धारा 144 लागू करनी पड़ी है। और राखी जी मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 923 केस आए हैं, मुंबई में 2510 नए केस आए हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री की रैलियां, उसके बावजूद गृह मंत्री की रैलियां, उसके बावजूद बाकी के दूसरे नेताओं की रैलियां, ये क्यों? क्या सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है? जनता की जान की कोई कीमत नहीं है आप लोगों के सामने। सबसे पहले मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक ले रखना है। ब्रेक के बाद लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे राखी जी, सब लोग हमारे साथ में बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं और कोरोना को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। राखी जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था कि कैसे आखिरकार ये संभव हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हों। एक राज्य में आप रैली कर रहे हैं, दूसरे राज्य में आप कह रहे हैं सख्ती होनी चाहिए, तीसरी बात आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आंकड़ों की संख्या वैसे वैसे हम सख्ती करते जाएंगे। लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है कि इन 2 लहरों में हमने कितने लोगों को गंवा दिया है? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसने अपने आसपास अपने किसी जानकार को नहीं खोया होगा। हम इसकी भयानकता को क्यों नहीं कहा कि सेकेंड वेव के अंदर हमें बहुत कठिन समय का हम लोगों ने सभी ने देखा, लेकिन ये भी आप मानते हैं कि अब जो समय आ रहा है उसके अंदर हमें अपने सारे रोजगार, जो भी रेगुलर लाइफ है, उसको भी प्रिकॉशंस के साथ चलाने की बात जो है वो करनी चाहिए। लेकिन देखिए, आप लोग अभी सिर्फ गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। हेमंत जी, मैं चाहूंगी कि बिना टोके मैं एक बात अपनी पूरी कर लूं। सबसे पहली बात कि सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन के साथ नहीं, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का सुधरेगा तो निश्चित तौर पे इस महामारी के साथ में हम लोग लड़ पाएंगे बिना अपने रेगुलर रूटीन वाली प्रॉब्लम को, रूटीन वाले शेड्यूल को खराब किए। सबसे पहली बात, अभी 2 दिन पहले नीति आयोग का एक स्टेट हेल्थ इंडेक्स आया जिसमें टॉप जो 20 स्टेट से उसमें 15वें नाम पर राजस्थान है। यानी राजस्थान के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे मालूम है। देखिए, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं हेमंत जी, मुझे लगता है कि राजस्थान के चैनल पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई राजस्थान के चैनल पे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के चैनल पे हम अगर दूसरे राज्य में कोई मर रहा है तो उसकी बात नहीं करें। हमारे लिए तो हर एक व्यक्ति बराबर है। राजस्थान का कौन सा स्टेट है ये बता दीजिए ना। यानी राजस्थान का तो ठीक है, उत्तर प्रदेश क्योंकि आखिरी में है, इसलिए राजस्थान का चलेगा क्या? आप इस बात से कैसे मुकर आप मुझे बताइए, जब राजस्थान के अंदर है तो पहली चिंता मेरी राजस्थान के लोगों की है। करने के लिए आपके पास में बेईमानी मुझे लगता है सबसे पहली चिंता राजस्थान के लोगों की। अगर उत्तर प्रदेश आखिरी में, इसका मतलब ये कहेंगे कि हम राजस्थान किसी भी नंबर पे चलेगा। इस तरह से बात को कवर मत कीजिए। और मुझे लगता है, देखिए दूसरी बात ये मजबूत, तिवारी जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, को बढ़ाने की जरूरत है। तिवारी जी सुन लीजिए, छोटे बच्चों के लिए भी हमने समुचित बेड की व्यवस्था की है। तिवारी जी एक मिनट सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ राखी जी, एक मिनट जल्दी से पूरा कीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए राखी जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। लेकिन ये बहुत भयानक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के नेता एक स्टेट में जाकर के रैली कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में आकर के पाबंदियों की बात कर रहे हैं। और राजस्थान की बात आप राखी जी अभी कर रही थी, राजस्थान की बात आप अभी कर रही थी। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लाखों की भीड़ में शामिल हुए। राखी जी मुझे सुनो, राखी जी एक मिनट, बार मुझे मैं नहीं टोकूंगा आपको राखी जी, मैं इतनी बात करना चाहता हूँ राखी जी। राखी जी सुनिए, राखी जी मैं आपको नहीं टोकूंगा, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है। राखी जी बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल गंभीर है। इसी गंभीरता के साथ में मैं हेमंत जी आपको ये बात कहना चाह रही हूं कि दूसरी बात में जो आप कह रही थी कि पिछले 1.5-2 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट, रेडियोग्राफर की पोस्ट, फार्मासिस्ट की पोस्ट पूरी नहीं भर पाई। रेजिडेंट्स के अंदर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप काम चला रहे हैं, फर्स्ट ईयर के डॉक्टर्स की काउंसलिंग नहीं हुई है। इस ऑक्सीजन प्लांट जो बाहर से आए थे हमारे पास में, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए थे और जो स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, वो भी कंप्लीट नहीं हुए अभी। तो सबसे पहले इन लॉकडाउन के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को कीजिए आप। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से तिवारी जी, जवाब दीजिए। जो राखी जी ने सवाल उठाया जवाब दीजिए, जवाब दीजिए तिवारी जी। आपने भर्तियां क्यों नहीं करी? आपने डॉक्टर्स क्यों नहीं लेकर आए? आपने क्यों ऐसा नहीं किया? देखिए राखी जी वो जवाब सुनिए। लेकिन पीजी की काउंसिलिंग तो आपकी केंद्र सरकार कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो आपके हाथ में नहीं है क्या? रेडियोग्राफर के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, देखिए बहुत मुख्य मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा, और मुझे लगता है गंभीरता से आप लोग जवाब देंगे कि आप लोगों ने 1.5-2 साल के अंदर हेल्थ जवाब दीजिए। वाकई गंभीर बात कही है राखी जी, और इसीलिए ये स्थिति आएगी जी। बोलिए तिवारी जी, बताइए तिवारी जी, जवाब दीजिए। क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं आप? हेमंत, हाँ राखी राठौड़ प्रेजुडियस है, केवल अपनी पार्टी की बात रखना चाहती है, तैयारी करके आई नहीं। राजस्थान ने भाई आप तैयारी करके आए तो आप बता दीजिए ना कि 2 लहरों में राजस्थान ने कितने लोगों को खोया, और आज हम क्या कोरोना की इस गाइडलाइन के हिसाब से कोरोना केसेस को रोक सकते हैं? तिवारी साहब, दूसरी लहर के बाद में हमने हर जिले में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए नहीं हुआ तिवारी जी, पूरा नहीं हुआ। वो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, वो पूरा नहीं हुआ, वो हवा में चल रहा है, हवा में सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन और आपके यहाँ बूस्टर डोज, ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई आपने केंद्र में लगा रखी है। आप तानाशाही पूर्ण
आप अपने जो राज्य जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप उनको एक्स्ट्रा देते हो। बस जब विपक्ष उसकी की कमी सरकारें हुई तो सेंट्रल आप गवर्नमेंट उनके पे साथ दोष देना है। तिवारी जी, व्यवहार करते अपनी हो। कमी जो है वो इससे सेंट्रल पहले कह गवर्नमेंट चुके हैं। में ठीक है थोपनी तिवारी है। साहब ठीक है। अवधेश जी सरकार ने बहुत सारे जान बहुत बचाने सारी के महत्वपूर्ण लिए चीजें सबसे देखिए, अच्छा काम किया। चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, हमने पहले जितना टारगेट लिया था कि हम दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन कर लेंगे, वो हम नहीं कर पाए हैं। चाहे वो छोटे बच्चों के टीकाकरण की बात हो, वो नहीं कर पाए। हम हेल्थ स्ट्रक्चर की बात हो, उस पर हम पिछड़े हुए हैं दुनिया के बाकी देशों से। जागरूकता के नाम पर हम पिछड़े हुए हैं, यहाँ सख्ती बरतने के नाम पर पिछड़े हुए हैं। और आज जो आंकड़े जिस तरीके से डराने वाले सामने आए हैं अवधेश जी, 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, ओमिक्रॉन के 961 केस नए आए हैं। क्या कहेंगे? इन दोनों की बातें आपने सुनी है। ये हेमंत जी देखिए, यदि सरकारों की और राजनीतिक दलों की प्राथमिकता कोरोना से मुकाबला करना है, लोगों का स्वास्थ्य है, तो सब कुछ सुधर सकता है। लेकिन सरकारों की, राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं दूसरी हैं। जब दूसरी लहर आई थी, दूसरी लहर आ गई थी, जब राज्यों में प्रचार हो रहा था, तो आपने किसी चुनाव में ये मुद्दा सुना कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का राज्य में होना चाहिए? अब 5 राज्यों के चुनाव है, रैलियां हो रही हैं लगातार धुआंधार। कहीं आप सुन रहे हैं कि किस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? तो ये प्राथमिकता में है ही नहीं। उनको पता है कि लोग किस तरह से वोट देते हैं। दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर आएगी, लोग मारे जाएंगे, अफरा तफरी मचेगी, कई घर तबाह हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। जैसे सेकंड वेव को भूल गए लोग, उसी तरह से थर्ड वेव को भी भूल जाएंगे। लेकिन आकोदिया जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि सरकारों की तो लापरवाही देखिए, लेकिन आम जनता, आम लोग भी लापरवाह हैं। गाइडलाइन के बावजूद भी केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आते। बहुत सारे लोगों को भीड़ में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ में जा रहे हैं, चाहे सब्जी मंडियों में हो, बाजारों में, मार्केट में हो, तमाम जगहों पर। देखिए, आम लोगों में भेड़ चाल चलती है। जब उनको पता है कि सरकार का ही कोई ध्यान नहीं है, सरकार गाइडलाइन बनाती है कि राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और कोई इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, तो जब सरकारें लापरवाह हो जाती हैं तो लोग बेपरवाह हो जाते हैं। तो लोगों को दोष देना, लोगों को, क्योंकि राजनीतिक दलों की आप रवैया देखिए, नेताओं का रवैया देखिए आप। जो लोग लाखों की संख्या में भीड़ को संबोधित करते हैं चुनाव की रैलियों में, वो शाम को कोविड रिव्यू मीटिंग करते हैं, वर्चुअली मीटिंग करते हैं, उसमें मास्क लगा के बैठते हैं। आप वहां पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, जहां लोग बिल्कुल गुत्थम गुत्था होकर खड़े हुए हैं, वहां कोरोना नहीं फैलता है। आपको वर्चुअल मीटिंग में कोरोना फैलने का डर लगता है, इसलिए आप वहां पर मास्क लगा के बैठते हैं। एक छोटा छोटा कमेंट लूंगा दोनों से, दिखावा क्यों है तो तिवारी लोग जी? आपको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक आइकन है, आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर हैं बहुत सारे। तो इस तरह का रवैया लोगों का रहेगा। बिल्कुल संक्षेप में ये दिखावा क्यों है? सरकारें और राजनीतिक दल, राजनेता जब लापरवाह होंगे तो लोग बेपरवाह होंगे ही। ठीक है। जब चुनावी रैलियां होंगी लाखों लोगों के लिए, अगर हमको इकट्ठा करने के लिए बातें तक करेंगे, तो वहां पर तो ये छूट है ही ना। मैं खुद ही मान रहा हूं ना, जब देश के प्रधानमंत्री जी खुद बंगाल के अंदर, देश के गृह मंत्री खुद बंगाल के अंदर बिना मास्क के लाखों लोगों के बीच में प्रचार करेंगे, तो दूसरी राजनीतिक दल के नेताओं को आप कैसे पाबंद कर सकते हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो चाहेंगे वो हमको करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो करेंगे वो आप करेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। ठीक है, राखी राठौड़ क्यों लापरवाह है राजनीति में? राखी राठौड़ क्यों लापरवाह है? जल्दी से संक्षेप में। देखिए, लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी तिवारी जी लगातार एक जगह पर बात कर रहे हैं, अपनी खुद की गिरबान में झांके, और राजस्थान के अंदर जो सेकंड वेव के अभी भी सेकंड डोज अभी बची हुई है। सर तिवारी जी, आप बीच में बोल करके हर बात को तिवारी जी समय नहीं, उनको एक कमेंट पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे जी। देखिए, सेकंड जो डोज है राजस्थान की जनता का अभी भी पेंडिंग है। सबसे पहले उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। हमने जो सुझाव दिए हैं विपक्ष के रूप में, हमने राजस्थान के इंप्रूवमेंट के लिए जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर ऐसा कर लेंगे तो हम निश्चित तौर पर, मुख्यमंत्री तो कहते रहे राखी जी कि पिछली बार भी हमने सबसे ज्यादा सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की और सबसे ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, चाहे वो पक्ष के नेताओं, विपक्ष के नेताओं, सबके साथ सबकी राय लेकर के। और इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उस राजनीति का क्या कीजिएगा, उस राजनीति का क्या कीजिएगा जिसके कई चेहरे हैं, और आकोदिया जी भी वो बता चुके हैं। इतना सा कह के खत्म करूंगा, एक बड़े शायर ने कहा इसी राजनीति पर आप दोनों के लिए है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, चश्मे दान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जनता से उम्मीद है कि कोरोना की इस आहट को, लहर को समझें और साथ ही साथ तमाम एहतियात बरतें। नमस्कार।